चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आपको दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ, उस हादसे की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। नजर डालिए। ये झूला टूटा यहां पर, ये बड़ी खबर भी है, पीछे आप देख भी पा रहे हैं। ये देखिए, झूला टूटने से एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई है और 13 लोग इसमें घायल हो गए। यह हादसा फरीदाबाद के मशहूर सूरज कुंड मेले में हुआ है। जो झूला टूटकर गिरा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सुनामी झूला। झूले पर दर्जनों लोग बैठे थे और झूला पूरी रफ्तार से घूम रहा था। अचानक बैलेंस बिगड़ता है और उसका एक हिस्सा टूटकर गिरता है। देखिए, कुछ इस तरह से देखिए, सब कुछ सामान्य चल रहा था, अचानक ये ऊपर उठता है। लोग मस्ती तो कर रहे हैं, खतरनाक है, लेकिन ये टूटता है और इसमें 9 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। दर्जनों लोग चूंकि सवार हैं, नजर आ भी रहे हैं। एक इंस्पेक्टर की इसमें मौत हो गई। ये झूले वाली तस्वीर आपको हमने दिखा दी, अपडेट कर दिया सूरज कुंड मेले में क्या हो रहा है। लेकिन अब बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर की बात सबसे पहले हम कर देते हैं। और ये खबर कहां से? बिहार से। में देखिए, एक नया ड्रामा शुरू हो गया है और उसकी शुरुआत अब से करीब 24 घंटे पहले हुई, जब बिहार पुलिस सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंच गए। पप्पू यादव पुलिस को देखते ही भड़क उठे, सुनवाएंगे भी आपको। ये तस्वीर भी साथ साथ देखिए, पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस। ये बातचीत भी जो चल रही है, थोड़ा सुन लीजिए। चला जो वहीं हम लोग बैठेंगे, वहीं बात करेंगे। देखिए, मेरे लिए तो थोड़ी दिक्कत है डॉक्टर को, तो डॉक्टर का हमको आप कोर्ट ले चलिए। अभी तो माननीय न्यायालय तो बंद होगा अभी इस टाइम से। नहीं तो आप घर पे ले चलिए। थाना तो हम थाना मेरे लिए, चलिए आपको अस्पताल ले चलते हैं। हम थाना नहीं जाएंगे, पहले या अस्पताल तो कोर्ट ले चलिए। देखिए, पुलिस वारंट लेकर पहुंची थी, लेकिन पप्पू यादव अड़ गए। साफ कह दिया कि चाहे जो हो जाए, रात में नहीं जाऊंगा, मर्जी हो तो हाउस अरेस्ट कर लो। पुलिस समझाती रही, लेकिन जरा सुनिए कि कैसे पप्पू यादव अपनी बात पर अड़े रहे। नहीं, लॉ के अनुसार सुबह ही जाऊंगा एज ए लॉ। हम लोग लॉ के अनुसार ही नहीं, लॉ के अनुसार 11 बजे एक कॉमन आदमी के घर में भी वारंट में रात की कोई बात है ना, है। क्योंकि अब हम लोग अनावश्यक बात करना नहीं, अनावश्यक की बातें नहीं। इंस्पेक्टर है, उसके कमर में रिवॉल्वर था, वो गोली में चला सकता था। मैं सीधा कह रहा हूँ, एक दीपक नाम का इंस्पेक्टर है, वो सिविल में, एक और सिविल में, वो गोली चलवा सकता था, गोली चला सकता था, और वो वीडियो बना हुआ। तो ये ड्रामा चलता रहा और घंटों तक चले ड्रामे के बाद आखिरकार पुलिस ने सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया। तस्वीर के साथ साथ देखते जाइए, पप्पू यादव को आधी रात पुलिस अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाने लगी। गोली खाने के बराबर है। चलिए, ठीक नहीं, मेरे साथ क्या होगा? चौधरी मुर्दाबाद। और जब तक ये जानकारी पहुंची, तब तक पप्पू यादव के सैकड़ों समर्थक उनके घर के बाहर जमा हो गए थे और पप्पू यादव की गिरफ्तारी को वो भारी विरोध करने लगे। ये साथ साथ देखिए जरा, खूब हंगामा हुआ, पुलिस की गाड़ी पर ही समर्थक चढ़ गए। ये देखिए, और इसके बाद पूरे बिहार में पप्पू यादव के समर्थक सड़कों पर उतर गए। पूर्णिया से अररिया तक भारी हंगामा और विरोध प्रदर्शन करने लगे। अब ये तस्वीर देखिए, सुनिए। तुम्हारे पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, नीतीश कुमार चौधरी तो सुना आपने, इधर पप्पू यादव के समर्थक हंगामा और प्रदर्शन कर रहे थे और उधर गिरफ्तार पप्पू यादव की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है।
उन्हें पटना के इंदिरा गांधी मेडिकल संस्थान में भर्ती कराना पड़ा। अब ये गिरफ्तारी के बाद तबीयत बिगड़ी, ये देखिए एडमिट हो गए। मुझे शंका है कि ये लोग मरवा रहे हैं। यहाँ से सीधा न्यायालय ही जाऊंगा, इनके थाना नहीं। पहले या तो कोर्ट ले चलिए या तो अस्पताल में भर्ती। अस्पताल ले चलते हैं, चलिए। इंस्पेक्टर है, उसके कमर में रिवॉल्वर था, वो गोली में चला सा। क्रिमिनल की तरह बिहेव करने लगा। चलिए, हमको लगा कोई गोली तो नहीं मार देगा, कौन आ गया? आखिर बार बार पप्पू यादव के साथ ही क्यों, और पप्पू यादव को ही क्यों खत्म करना चाहता है? सांसद पप्पू यादव ने खूब जोर लगाया, सारे जतन किए, समर्थकों ने भी भारी हंगामा किया और आधी रात गिरफ्तारी रोकने के लिए खूब ड्रामा किया, लेकिन कोई चाल काम ना आई। पटना पुलिस ने पप्पू यादव के घर को छावनी बना दिया और आधी रात ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ गई तो दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी पारा भी चढ़ गया। कोई इसे बदले की कार्रवाई कह रहा है तो कोई कह रहा है कि आम लोग हों या सांसद, सबके लिए कानून बराबर है। बिहार सरकार ने गलत किया है, ये बिहार सरकार के लिए ताबूत की आखिरी कील होगी। आप कोई खास नहीं है, लालू जी के शासनकाल में आप पर मुकदमा हुआ है। प्रवचन मत करिए, कानून का सम्मान करिए। जो पप्पू यादव 2 दिन पहले संसद में गरज रहे थे, वो अब कोर्ट, जेल और अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। 31 साल पुराने जिस केस को वो बड़े हल्के में ले रहे थे, उसी में ऐसा शिकंजा कसा कि आधी रात को पुलिस ने पप्पू यादव को घर से उठा लिया और अब वो कब छूटेंगे किसी को नहीं पता। आखिर बार बार पप्पू यादव के साथ ही क्यों, और पप्पू यादव को ही क्यों खत्म करना चाहते हैं आप? और देखिए जरा, पप्पू यादव की गिरफ्तारी होती है और पूरा भरपूर ड्रामा भी हो जाता है और कुछ कड़ियां हैं। देखिए जरा, समझिए जरा इसमें कि जो गिरफ्तारी हुई और ड्रामा पूरी भारी हुई। सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर ये जो ड्रामा हुआ और हंगामा हुआ, शुक्रवार रात करीब 11 बजे पप्पू यादव जब पटना में अपने आवास पर थे, तभी एसपी की अगुवाई में 5 थानों की टीम उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गई। ये सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं आपको। बवाल की आशंका थी, इसलिए पुलिस ने इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया था पहले ही, और हुआ भी यही। घर के अंदर पप्पू यादव पुलिस के साथ ना जाने पर अड़ गए और बाहर पप्पू यादव के समर्थकों ने हंगामा किया, पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गए। पुलिस ने पप्पू यादव से कहा था, चलिए सर, आपको चलना होगा, कोर्ट का ऑर्डर है। पप्पू यादव ने कहा, रात में कहीं नहीं जाऊंगा, सुबह आइएगा फिर चलूंगा। जिसके कहने पर यहां आए हैं उसे बोल दीजिए मैं रात में नहीं जाने वाला, मैं कोई अपराधी नहीं हूं, बहुत जरूरी है तो हाउस अरेस्ट कर लीजिए। लेकिन पुलिस ने कहा, गिरफ्तारी वारंट है, आपको अभी चलना ही होगा। पप्पू यादव नहीं माने और कहते रहे कि ये लोग मुझे मरवा देंगे। घंटों चले इस ड्रामे के बाद पुलिस गिरफ्तार करने लगी तो सांसद बेहोश हो गए। उन्हें रात में ही पुलिस ने इंदिरा गांधी मेडिकल संस्थान में भर्ती कराया। अब बताया जाता है कि सांसद पप्पू यादव हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। अस्पताल में उनका मेडिकल हुआ और दिल की जांच की गई, फिर अस्पताल से एम्बुलेंस के जरिए उन्हें पटना सिविल कोर्ट लाया गया। कोर्ट ने पप्पू यादव को 2 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है, लेकिन तबीयत खराब होने के चलते वो पटना की बेऊर जेल नहीं जाएंगे। पटना के पीएमसीएच अस्पताल में न्यायिक हिरासत में उनका इलाज होगा। फिर सोमवार को उनके वकील कोर्ट में जमानत याचिका दायर करेंगे। तो यह है पूरी कहानी। और गिरफ्तारी पर सांसद पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है और कोर्ट के आदेश पर उनके वकील क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं, सीधा सुनिए। न कोई सम्मन था, न कोई वारंट था। आया कोई दीपक नाम का सिविल में और क्रिमिनल की तरह बिहेव करने लगा। चलिए, हमको लगा कोई गोली तो नहीं मार देगा, कौन आ गया? पहले लगा कि कोई मुलाकात करने आए, मैंने कहा आइए बैठिए, लेकिन समझ में नहीं आया। टंडन कहता चलिए। बड़ा विचित्र स्थिति, क्या सही बिहेव तो था नहीं। हमको डर लगा कोई मारने तो नहीं आ गया। आखिर बार बार पप्पू यादव के साथ ही क्यों, और पप्पू यादव को ही क्यों खत्म करना चाहते हैं?
कोर्ट में यही बात हुई है कि इनको अभी जुडिशियल कस्टडी के तहत इनको इलाज के लिए पीएमसीएच में भेजा जा रहा है, यही कहा। न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, आज बात से वो कन्विंस भी हुए। मुझे लगता है कि इनको सोमवार को बेल मिल सकता है। पुलिस सरकार के इशारे पर काम करती है। ये 7वां महीना 29/7 को ही वारंट था, लेकिन ये गिरफ्तारी कल क्यों हुई? तो इनका एक धरना प्रदर्शन था, वो नीट में जो कि बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ। पप्पू यादव को बताया जा रहा था कि जंतर मंतर पर ये पार्टिसिपेट करने वाले थे, जो बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला था। रोकने के लिए ये कल उठाया गया था, यही कहानी है। आइए सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ी रहे हैं और एक एक जो तस्वीर आ रही है इंपॉर्टेंट, वो भी आप सभी तक पहुंचा दे रहे हैं। एक और इसमें तस्वीर है, क्योंकि सांसद पप्पू यादव की तबीयत खराब है तो उन्हें अस्पताल में रहना होगा, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत एम्बुलेंस से पहले उन्हें बेऊर जेल लेकर जाया गया। मतलब 31 साल पुराने केस के चक्कर में पप्पू यादव को जेल जाना पड़ गया। लेकिन ये समझिए जरा कि ये पूरा मामला क्या है, वाकया क्या है। 31 साल पुराने एक केस को लेकर पप्पू यादव पर यह शिकंजा कसा है। 1995 में पटना में पप्पू यादव के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था और विनोद बिहारी नाम के शख्स ने गर्दनीबाग थाने में यह एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप है कि पप्पू यादव ने धोखाधड़ी से उनका मकान किराए पर लिया और फिर पप्पू यादव ने मकान मालिक को कहा कि खुद के रहने के लिए घर चाहिए, लेकिन बाद में पप्पू यादव ने इसे अपना राजनीतिक कार्यालय बना लिया। मकान मालिक को पता चला तो विवाद हुआ और तुरंत खाली करने को कहा गया। लेकिन आरोप है कि पप्पू यादव ने दबंगई दिखाई और धमकी दे दी। मकान मालिक ने पप्पू यादव के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया, जालसाजी, घर में घुसपैठ और आपराधिक धमकी का भी आरोप लगाया गया। पप्पू यादव पर आपराधिक साजिश जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया और यह मामला एमपी एमएलए की विशेष अदालत में ट्रायल पर है। लेकिन सांसद पप्पू यादव बार बार कोर्ट में पेश नहीं हो रहे, तो अदालत ने उनकी गिरफ्तारी और कुर्की जब्ती का आदेश दे दिया। इसलिए संसद की कार्रवाई में भाग लेने के बाद जैसे ही पटना पहुंचे पप्पू यादव, पुलिस ने पप्पू यादव को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। यह है पूरी कहानी। अब इसको लेकर पुलिस क्या कह रही है, पप्पू यादव की गिरफ्तारी किस केस में हुई, नौबत उनकी गिरफ्तारी तक क्यों आई, पटना के एसपी भानु प्रताप को सुनवाते हैं। सुनिए। गिरफ्तारी हो गई पुलिस अभिरक्षा में, अभी माननीय न्यायालय में उनको प्रोड्यूस किया जाएगा। जब माननीय न्यायालय का ओपन होगा अस्पताल में उनका मेडिकल वो एक जनरल प्रोसीजर है। कोई भी अगर उसमें गिरफ्तारी की जाती है किसी भी मामले में किसी व्यक्ति की, तो उसमें उसका मेडिकल एग्जामिनेशन मस्ट होता है, उसके लिए उनको लाया गया। जनरल ये प्रोसीजर है। ये तो गिरफ्तारी वाली बात हो गई, हर एक तस्वीर आपको पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसके पहले थोड़े दिन पहले आप देखिए कि पप्पू यादव क्या कर रहे थे। 4 दिन पहले की हम बात कर लेते हैं, तो अब देखिए जरा। 4 पहले पप्पू यादव संसद में प्रोटेस्ट कर रहे थे। नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मुद्दे पर वो विरोध कर रहे थे। ये तस्वीर दिखती जाइए, हाथों में पोस्टर्स लिए हुए हैं, बैनर लिए हुए हैं, लिखे हुए भी जस्टिस फॉर। अब वो उनके साथ ही सांसद कह रहे हैं कि बदले के तहत कार्रवाई हुई है। देखिए क्या लिखा है इन्होंने। पैसे लेके बच्ची को मार दिया, 20 लाख रुपया डॉक्टर सतीश ने लिया। देखिए सर, क्या है तो गिरफ्तारी पर सवाल और मच गया है सियासी बवाल। कौन क्या कह रहा है इस घटना को लेकर, जो कार्रवाई हुई है गिरफ्तारी को लेकर, आइए जरा नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राहुल गांधी की। सांसद कांग्रेस कहते हैं कि वो नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत का मुद्दा उठा रहे थे। न्याय की मांग करने पर पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, जिसका मकसद इस मामले से जुड़ी आवाजों को डराना है। वही उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं, पप्पू यादव की गिरफ्तारी को नीट से जोड़ना फालतू की बातें हैं। नीट छात्रा के मामले में जांच सीबीआई को भेज दी गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कह रही हैं, सांसद कांग्रेस, हाथरस से उन्नाव पटना तक महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो बीजेपी की सरकारें पीड़ितों को न्याय दिलाने की बजाय अन्याय और अत्याचार के साथ ही खड़ी हो जाती है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी असंवेदनशील रवैये की कड़ी है। जबकि संजय जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, पप्पू यादव अपराध के खिलाफ बोलते हैं तो हंसी आती है। 90 के दशक में इनका बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। पुरुलिया में AK-47 गिराने वाले हेडली को भगाने में मदद की, अजीत सरकार की हत्या में शामिल रहे और न्याय की बात कर रहे हैं। और चंद्रशेखर आजाद सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं, नगीना वाले, रात के अंधेरे में सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी की गई। ये एनडीए का डर, दमन और बदले की राजनीति का ऐलान है और यह कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि सत्ता का अहंकार है। जबकि नीरज कुमार जेडीयू के प्रवक्ता वो क्या कह रहे हैं, पप्पू यादव को राजनीतिक विलाप बंद करना चाहिए। वो कोर्ट के आदेश की लगातार अवहेलना कर रहे थे, ऐसे में कुर्की और वारंट तो जारी होना ही था।
शक्ति यादव नेता आरजेडी, वो क्या कह रहे हैं? 30 साल से ज्यादा पुराना कैसे है तो अभी गिरफ्तारी क्यों? कह रहे हैं कि 30 साल पुराना केस है तो अभी गिरफ्तारी क्यों? इतने सालों से सरकार क्या कर रही थी? तंग और तबाह करने के लिए ऐसी कार्रवाई कर रही है। जबकि दिलीप जायसवाल अध्यक्ष हैं बिहार के बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि पप्पू यादव को तो कुछ भी बयान देने की आदत है। सच ये है कि वारंट और जब्ती का आदेश अदालत देती है। पुलिस का कर्तव्य है कि वो अदालत के आदेश का पालन करे। कानून के शासन में पुलिस कानून के मुताबिक ही काम करेगी। देखिए पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर कैसे सियासत हो रही है, अब वो भी आपको देखना चाहिए और सुनना चाहिए। आइए सुनवाते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ 30-35 साल पुराने केस में अचानक से अगर आप एक्टिव होते हैं तो उसके लिए आपके पास पर्याप्त साक्ष्य और सबूत होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की रवायतें अंततः संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करती हैं। कानून का राज्य स्थापित होना चाहिए और किसी के साथ गलत नहीं होगा, ये सरकार का संकल्प है। पूरी तरीके से गलत है। पप्पू यादव जननेता हैं, लगातार सांसद जीतने वाले, निर्दल सांसद जीतने वाले। निर्दल सभासद कोई नहीं जीत पाता, निर्दल सांसद कई बार जीत चुके। वो निश्चित तौर से जनता के नेता हैं। दुर्भाग्य है ये बिहार सरकार ने गलत किया है और निश्चित तौर से तत्काल उनको रिहा किया जाए और ये बिहार सरकार के लिए ताबूत की आखिरी कील होगी, क्योंकि पप्पू यादव सर्वमान्य नेता है और सबके मन में उनके प्रति अच्छा भाव है, सबके सुख दुख में रहते हैं। डेट पर नहीं जाना, वारंट को तामील नहीं करना, तो कुर्की जब्ती हुआ। तो कुर्की जब्ती के आदेश के अनुपालन में पहले मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत खराब है, मुझे हाउस अरेस्ट कर लीजिए, सुबह मैं जाऊंगा, तमाम नियमों को धत्ता बता रहे थे। तो आप कोई खास नहीं है। कानून का अनुपालन और इसके गुनाहगार अगर कोई हैं तो लालू जी के शासनकाल में आप पर मुकदमा हुआ है। तो ये प्रवचन मत करिए, कानून का सम्मान करिए। हमको लगता है कि ये बदले की भावना है। अगर कोई केस था तो उनको जमानत लेने का मोहलत दी जानी चाहिए थी। वो एक माननीय सांसद है और इस तरह से उनको गिरफ्तार करके जेल भेजना ये उचित नहीं। पुराना कोई मुकदमा है, जो कुछ भी पुलिस प्रशासन के लोग गिरफ्तार करने वाले लोग कह रहे हैं, जिनको भी शिकायत है तो मुकदमा है कि नहीं जाकर जरा देख लें कोर्ट में। मुकदमा अगर नहीं है, फर्जी मुकदमा की बात की जा रही है, तब कोई बात होती है। अदरवाइज मुकदमा है ही और उस मुकदमा के सिलसिले में अगर पुलिस गिरफ्तार कर रही है तो कानून का पालन सबको करना चाहिए। कोई नेता गिरफ्तार होता है तो वो बीमार होता है, ये जनरल नियम है। लेकिन सच्चाई ये है कि पुलिस कोई अपने तरीके से नहीं जाती है। माननीय न्यायालय का जब वारंट और कुर्की जब्ती उसको मिला तो ये पुलिस की जिम्मेवारी है उसका पालन करना। चलिए, बात हो गई पप्पू यादव की। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अगली खबर कौन सी? देखिए, भारत से डील और टेंशन में पाक। देखिए जरा क्या है पूरी खबर, अब समझिए जरा। भारत अमेरिका डील ने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है, ये कह दीजिए कि बेचैनी बढ़ा दी है। भारत पर जहां टैरिफ कम हुआ तो अमेरिका ने पाकिस्तान पर एक और बम फोड़ दिया है। अमेरिकी मैप में पीओके को भारत का हिस्सा बताया है अमेरिका ने और इसको लेकर बेचैनी हो गई है, खलबली मच गई है पूरे पाकिस्तान में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मलेशिया दौरे पर हैं। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने एयरपोर्ट पर पीएम को रिसीव किया, भव्य जोरदार स्वागत किया। ये देखिए, खास बात देख रहे हैं, मलेशिया में हैं लेकिन शंख की ध्वनि मलेशिया में भी सुनने को मिल रही है। तो मलेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ, अभिनंदन हुआ, उनका रेड कारपेट वेलकम किया गया। तस्वीरें तस्दीक करती हैं। एक और खास तस्वीर दिखाएंगे आपको। देखिए, मलेशिया में प्रधानमंत्री मोदी और मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की कार डिप्लोमेसी दिखी। ये देखिए, कार में एक साथ मोदी और अनवर इब्राहिम। ये देखिए, हंसते मुस्कुराते चेहरे, और ये कितनों को जलाएंगे आप समझिए। एयरपोर्ट से पीएम मोदी को वो अपनी कार में लेकर बाहर आए और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बातचीत होती रही। ये तस्वीर देखिए।
और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय लोगों से मिले। मोदी का यहां जोरदार स्वागत और अभिनंदन हुआ। ये तस्वीर देखिए। वसुदेव कुटुंबकम। यह है खासियत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जहां भी जाते हैं सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है, मोदी मोदी, भारत भारत इंडिया। देखिए, लेकिन दुनिया भर की निगाहें भारत अमेरिका ट्रेड डील पर है। इस डील में ऐसा क्या खास है, डील को लेकर अब नई जानकारी सामने आई है। डील के साथ ही पाकिस्तान की टेंशन काफी बढ़ गई है। मुनीर शहबाज ट्रंप से कई दौर की वार्ता कराए हैं, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है। अब अमेरिका ने भारत का मैप भी जारी किया है। खास बात है, ये नजर डालिए पहले मैप। अमेरिका ने ये मैप जारी किया, इसमें पीओके को भारत का हिस्सा दिखाया अमेरिका ने। बड़ी बात है ये, और इससे पाकिस्तान तिलमिला बैठा है। इसमें अक्साई चीन को भी भारत का हिस्सा बताया गया है। ये देखते जाइए पहले, ये अब रिपोर्ट देख लीजिए पूरी तरह से। भारत अमेरिका डील के बाद पाकिस्तान की नई टेंशन। अमेरिका ने मैप जारी कर पाकिस्तान को दिखाया आईना। मुनीर शहबाज की डिप्लोमेसी धरी की धरी रह गई। अमेरिका ने बता दिया पीओके आखिर किसका है। भारत हमेशा से पीओके को अपना हिस्सा बताता है। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। भारत का टैरिफ 50% से 18% करने के बाद अमेरिका के इस नक्शे ने पाकिस्तान को बुरी तरह परेशान कर दिया है। पाकिस्तान की हालत न माया मिली न राम जैसी हो गई है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जिनको आपको जरूर देखना चाहिए। भारत अमेरिका डील से पाकिस्तान पहले ही बेचैन था, टेंशन में था। भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ आज से खत्म हो चुका है। अमेरिका में भारतीय कृषि उत्पादों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जीरो टैरिफ। समझौते से भारत के लिए 27.18 लाख करोड़ का बाजार खुल जाएगा। भारत अमेरिका से 45,30,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदेगा, और इतना सब पाकिस्तान को टेंशन देने के लिए काफी था। डील के बाद अमेरिका ने भारत का एक नक्शा भी साझा कर दिया है, बगल में दिखा रहे हैं। इस नक्शे ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा तगड़ा झटका दिया है, और इसमें पीओके को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। यह नक्शा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जमकर। अमेरिका पहले के नक्शों में पीओके को अलग से दिखाता था, जबकि मुनीर और शहबाज हर दूसरे दिन इस पर दावा करते थे। भारत हमेशा से जम्मू कश्मीर को अभिन्न हिस्सा मानता रहा है, मानता रहेगा। भारत पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा मानता है और इसे हमेशा वापस लेने की बात करता है भारत। लेकिन अमेरिका के इस मैप ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। हाल में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कई दौर की वार्ता हुई थी। शहबाज के साथ ही आसिम मुनीर को भी ट्रंप से मुलाकात हुई। एक दिन पहले ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज पीओके पहुंचे थे। कमाल की बात है, जोड़ते जाइएगा, देखते जाइएगा। हमेशा की तरह पाकिस्तानी पीएम ने यहां से कश्मीर राग दोहराया, अलापा। और अमेरिका के जारी नक्शे में पाकिस्तान के यार चीन को भी झटका लगा है। साथ साथ अमेरिकी मैप में अक्साई चीन को भी भारत का हिस्सा दिखाया गया है। यह है बड़ी बात, यह है इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया से इस डील पर क्या कहा, अब आइए जरा वो भी आपको सुनवा देते हैं, साथ साथ सुनिए। Friend, earlier, India was seen just as a huge market. Now, we are a hub for investment and trade. India is seen a trusted partner for growth. Whether it is the UK, UAE, Australia, New Zealand, Oman, the EU, or USA. Countries have trade deals with India. तो जब ये सब कुछ आपको बता रहे हैं तो अब आपके काम की भी चीज
क्योंकि आपको बता देते हैं साथ साथ कि इस डील की बात क्या है, खास क्या है, किन सामानों पर जीरो टैक्स लगने जा रहा है। नजर डालिए। देखिए, जो जीरो टैक्स लगने जा रहा है उस पर कौन कौन से सामान है, जैसे चाय, मसाले, कॉफी, नारियल तेल पर कोई शुल्क नहीं होगा। वहीं आपको बता दें, कोपरा, वनस्पति, मोम जैसे उत्पादों पर आयात शुल्क नहीं होगा। फल की अगर बात कर लें तो केले, आम, अमरूद, एवोकाडो, कीवी, पपीता पर टैक्स नहीं। अनानास, मशरूम, जड़ वाली सब्जियां भी अमेरिका में टैक्स फ्री। अनाज, जौ, बेकरी उत्पाद, कोको उत्पाद, तिल पर टैक्स नहीं लगेगा। खसखस और खट्टे फलों के रस, सब्जियों पर भी शुल्क नहीं लगेगा। भारतीय कृषि उत्पाद बिना किसी शुल्क के अमेरिकी बाजार में पहुंच सकेंगे। इसका मतलब हमारे किसानों का फायदा, मतलब अमेरिका में ये सारे भारतीय सामान सस्ते होंगे। टैक्स लगने के बाद इन सामानों की कीमत अमेरिका में काफी बढ़ गई थी और इससे इन सामानों की बिक्री पर असर पड़ रहा था। मान लीजिए कि कोई कम खरीदता तो उसका असर भारतीयों पर ही पड़ रहा था। अब समझौते के बाद इन सामानों पर टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद अमेरिका में भारतीय सामान सस्ते कीमतों पर बेचे जाएंगे और इससे भारतीय किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। विमान और मशीनरी के पुर्जे हैं, जेनेरिक दवाएं हैं, इन पर भी शुल्क नहीं लगेगा। फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और हीरे, सिक्के, प्लैटिनम पर भी टैक्स फ्री है। घड़ियां हैं, आवश्यक तेल है, झूमर जैसे सजावट के सामान पर नो टैक्स। बीज है, अकार्बनिक रसायन पर कोई जवाबी शुल्क नहीं लगेगा। स्मार्टफोन पर भी भविष्य में शून्य शुल्क लगेगा। कुछ शुल्क को कम करके आगे शून्य कर दिया जाएगा, यह भी कहा गया है। ट्रंप के ऐलान के बाद भारतीय सामानों पर 50% टैक्स लगता था, जिसे कह रहे थे कि टैरिफ लगा दिया 50%, और अब भारतीय सामानों पर अमेरिका में अधिकतम 18% टैरिफ लगेगा। वहीं कई सामानों पर अब जीरो टैरिफ लगेगा। यह है पूरी कहानी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को अब आपको सुनवाते हैं वो इस डील पर क्या कह रहे हैं। पीयूष शुरू से ही इस डील पर काम कर रहे थे, लगातार उनकी नजर थी। देखिए जरा सुनिए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही भविष्य को सामने रखकर दोनों देशों की संबंधों को, दोनों देशों की कूटनीति को देखते हुए, दोनों नेताओं की मित्रता को देखते हुए $500 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हर वर्ष होना चाहिए, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। तो इस डील को लेकर देखिए, किसानों के बारे में काफी कुछ कहा गया, सुना गया, भ्रमित किया गया, सवाल लगाए गए, आरोप लगाया गया, फिर जवाब भी मिला। लेकिन कुछ तस्वीर दिखा देते हैं, नजर डालिए। किसान तो अब उत्साहित हैं और डील में क्या कुछ है यह स्पष्ट हो चुका है। और अब आपको बता देते हैं, जो भारत अमेरिका डील को लेकर किसानों की चिंता दूर हुई इसके साथ। अब ये इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि किसानों के हितों से समझौता नहीं है। मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध पूरी तरह संरक्षित है और पनीर, एथेनॉल, तंबाकू और कुछ सब्जियों और मांस भी संरक्षित हैं। कृषि और डेयरी उत्पादों को पूरी तरह संरक्षित रखा गया है, मतलब 0% टैरिफ, कोई उस पर अलग शुल्क नहीं। क्रीम, मक्खन, तेल, दही, पनीर, घी को भी संरक्षित किया गया है, मतलब इन उत्पादों पर अमेरिका को कोई टैरिफ रियायत नहीं है, जीरो। किसानों की आय, खाद्य सुरक्षा को देखते हुए सरकार का यह बड़ा फैसला है, महत्वपूर्ण। भारतीय कृषि उत्पाद अमेरिका में जीरो टैरिफ पर बेचे जा सकेंगे, जबकि अमेरिका के कृषि उत्पादों को भारत में कोई टैरिफ छूट नहीं। ये होती है डील, ये है बड़ी बात। फ्रोजन सब्जियां, बीन्स, फलियों को भारत में टैरिफ छूट नहीं मिलेगी। खीरा और मशरूम और डिब्बाबंद सब्जियों का आयात नहीं हो सकेगा और अनाज, कई तरह के मसाले को भी संरक्षित किया गया है। इससे भारतीय किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। उनके सामान को अमेरिकी प्रोडक्ट से कोई चुनौती नहीं मिलने वाली। तो यह है कहानी। देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष किसानों के मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं, दोनों को सुनते हैं, सुनवाइए। नरेंद्र मोदी जी वही व्यक्ति हैं जो कल तक कह रहे थे कि स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, आत्मनिर्भर भारत, देश नहीं बिकने दूंगा। देश के करोड़ों किसानों को और देश के करोड़ों लोगों को और देश के स्वाभिमान को अमेरिका के हाथों नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा था, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। कई लोग बड़ी हाय तौबा मचा रहे थे कि समझौता होगा तो पता नहीं क्या होगा, कोई पहाड़ टूट जाएगा, आफत आ जाएगी,
जो कृषि समझौता अमेरिका के साथ हुआ उसमें भी भारत के किसानों के हितों को पूरी तरह संरक्षित किया गया, रक्षा की गई है पूरी। हमारे यहाँ कोई वैसी चीज नहीं आएगी जो हमारे किसानों को नुकसान करे। अब देखिए, संसद के बजट सत्र में सोमवार को इस डील पर घमासान भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन आखिर कैसे, आइए कुछ जाए। अब समझिए इसको जरा कि भारत अमेरिकी डील पर सियासी घमासान, संसद में सोमवार को इस पर हंगामे के आसार हैं। डील पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। कृषि और किसानों के सवाल पर हंगामा हो सकता है। जयराम रमेश, डील से साफ है कि भारत अब रूस से तेल आयात नहीं करेगा। जयराम रमेश क्या कह रहे हैं ये बता रहे हैं, वो फिर से आपको बता दें। जयराम रमेश कह रहे हैं कि डील से साफ है कि भारत अब रूस से तेल आयात नहीं करेगा। अगर भारत रूस से तेल खरीदता है तो 25% टैक्स लग सकता है। भारतीय किसानों की कीमत पर अमेरिकी किसानों की मदद के लिए भारत आयात शुल्कों में भारी कटौती करेगा। और पीयूष गोयल क्या कह रहे हैं, यह समझौता भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, मास्टर स्ट्रोक है। इस डील में किसानों की भलाई का ध्यान रखा गया है और इससे देश का विकास होगा। पवन खेड़ा वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारत सरकार अमेरिका के टाइम जोन के हिसाब से चल रही है, क्योंकि सारे निर्णय अमेरिका के हिसाब से हो रहे हैं। डील सामने बैठकर नेगोशिएट की जाती है। कनपट्टी पर बंदूक रखकर, सीडी दिखाकर ब्लैकमेल करके जो किया जाए वो सरेंडर होता है। शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अमेरिका से ना तो मक्का आएगा, ना गेहूं, ना चावल, ना सोया, ना पोल्ट्री उत्पाद, ना दूध, ना पनीर, ना इथेनॉल, ना तंबाकू, ये सब अमेरिका से नहीं आएंगे। किसानों के हितों का पूरा ख्याल रखा गया है। और अब क्या कह रहे हैं सियासतदान इस डील पर, आइए जरा सुनते हैं, सुनवाइए। हित है किसानों के, मिडिल क्लास के, एमएसएमईज के, उन सब के साथ समझौता हुआ है। और जो भी लोग अब ढोल बजाकर, थाली बजाकर इस मातम की घड़ी को जश्न की घड़ी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी खुद, उनके विदेश मंत्री और पीयूष गोयल जी खुद ये सब जानते हैं कि दरअसल हुआ क्या है। ये डील नहीं है, ये सरेंडर हुआ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कूटनीतिक धैर्य को, उनके नेतृत्व को अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल डिप्लोमेसी से अमेरिका के साथ भी 18% के उस लो रेट पर लाकर उस डील को फाइनलाइज कराया, जो स्पष्ट संकेत देता है कि आज वैश्विक स्तर पर भारत की क्षमता किस प्रकार से बढ़ी है। इसके कारण भारत की उद्यमियों को, भारत की कारोबार को बहुत बड़ा गति मिलेगा। भारत के कारोबार और भारत की उद्यमियों को मौका मिलेगा, यानी भारत की श्रम शक्ति को उत्पादन करने का और अवसर मिलेगा। इसमें देश की अर्थनीति और मजबूत होगा। लैंडमार्क डील है, ऐतिहासिक है, और इसमें तमाम जो हमारे उद्योग हैं, जिसमें लेबर इंटेंसिव जो कहते हैं आप, जहां नौकरियों के अवसर ज्यादा होते हैं, उनमें भारी जो 50% टैरिफ पड़ गया था वो 18 हो गया है। और आप देखिएगा व्यापार फले फूलेगा और लोगों के उद्योग बढ़ेंगे, नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो शंकाएं थी कृषि क्षेत्र में, पूरी तरीके से हमारे किसानों को भारत के सुरक्षित रखा गया है। किसी तरीके की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कि हमारे किसानों को नुकसान हो। जब बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे तब से बात चल रही है ये कि ये 500 बिलियन का टारगेट बने, परंतु इसने अब जरा तेजी पकड़ी है। तो एक तो ऑब्जेक्टिव इस डील का है कि भारत अमेरिका का ट्रेड जो अभी है करीब 200 या 210 बिलियन डॉलर, ये अगले कुछ वर्षों में 500 बिलियन डॉलर का हो जाएगा दोनों देशों के बीच में। तो अब 18% इज अ न्यू नॉर्मल। तो हमारी कुछ इंडस्ट्रीज को फायदा होगा डेफिनेटली, यस, क्योंकि नहीं तो 50% हमें देना पड़ रहा था, अब 18 पे आ जाएंगे। तो हमारी काफी टेक्सटाइल, अपैरल, लेदर, इन इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। बिल्कुल, हमारे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स इंडिया के प्लास्टिक के जो हैं अमेरिका होते हैं, या दूसरा नंबर पे आता है फिर यूएई, पर उस मिडिल ईस्ट आता है। तो उस हिसाब से आई थिंक इंडिया को बहुत फायदा होगा ये टैरिफ जाने के बाद। देखिए अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, क्योंकि बुर्के वाली बन गई है यहां मेयर। अब जरा समझिए, ओवैसी एक मंच से उन्होंने कहा था, थोड़ा फ्लैशबैक में लिए जा रहे हैं, बुर्के वाली मेयर क्यों नहीं बन सकती, तो बन गई है अब ये बुर्के वाली मेयर। ओवैसी की बात पूरी हो गई, इसके साथ नसरीन बानो मालेगांव की मेयर बन गई हैं। ये तस्वीर देखिए। आपले
प्रेस करें सर। ए क्या रहे आपले अब जरा समझिए समीकरण। नसरीन ने चुनाव के दौरान 43 पार्षदों का इनको समर्थन मिला, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भी पार्षद शामिल थे। ये तस्वीर देखिए मालेगांव के लिए जो वोटिंग हुई। अब जरा इसे समझिए कि ओवैसी का मेयर वाला सपना कैसे पूरा हुआ। ओवैसी ने एक रैली में कहा था, महाराष्ट्र में बुर्के वाली मेयर क्यों नहीं बन सकती। डॉक्टर अंबेडकर के संविधान ने उसे यह अधिकार दिया है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी की यह बात सच साबित हो गई। नसरीन बानो शेख महाराष्ट्र के मालेगांव की नई मेयर बन गई हैं। उन्होंने शिवसेना की लता घोड़के को 25 वोटों के अंतर से हराया। नसरीन बानो शेख के पक्ष में कुल 43 नगर सेवकों ने मतदान किया, जबकि शिवसेना की लता घोड़के को 18 मत मिले। नसरीन बानो मालेगांव की स्थानीय पार्टी इस्लामिक पार्टी की नेता हैं। उनकी पार्टी ने नगर निगम चुनाव में 84 सीटों में 35 पर कब्जा किया, जबकि समाजवादी पार्टी के 5 और कांग्रेस के 3 पार्षदों ने उनका समर्थन कर दिया। चुनाव में 21 पार्षदों वाली एआईएमआईएम और 2 पार्षद वाली बीजेपी तटस्थ रही, यानी न्यूट्रल। इससे नसरीन की जीत हुई और शिवसेना की लता को सिर्फ 18 वोट मिले। नसरीन पूर्व विधायक और पूर्व महापौर रहे स्वर्गीय रशीद शेख की बहू हैं। वो मालेगांव की राजनीति में एक सक्रिय मुस्लिम महिला चेहरा हैं। उन्होंने कहा कि महापौर पद की जिम्मेदारी ईमानदारी और जवाबदेही के साथ निभाएंगे। और अब जो इसको लेकर नसरीन जो जीती हुई हैं, जो मेयर बनी है मालेगांव की, वो क्या कह रही हैं, सुनिए। आज मैं इस खुशी के मौके पर सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करती हूँ। अगर आज हमारे दरमियान मरहूम शेख रशीद साहब अगर हयात होते तो ये खुशी यकीनन दोबाला हो जाती। आवाम के सैकड़ों जन्म दाखिलों को रद्द कर दिए गए, जिससे औरतों, बच्चों और बुजुर्गों में बेचैनी सी पैदा हो गई, जिसे दूर करने के लिए हम जन्म दाखिले का मामला कारपोरेशन के जरिए कानूनी तौर पर हल करने की कोशिश करेंगे। अब बात ये तो हमने मालेगांव की। अब बीएमसी चुनाव में आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र वाले। सबकी निगाहें इस पे है मेयर को लेकर। जी हां, तो जरा तस्वीर भी देखिए। बीएमसी में मेयर पद के लिए भी आज बीजेपी की तरफ से रितु तावड़े ने नामांकन दाखिल कर दिया है और कहा जा रहा है कि बीएमसी में उनका मेयर बनना तय है। देखिए, मुंबई में बीएमसी मेयर चुनाव को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है। बीजेपी ने मेयर पद के पार्षद रितु तावड़े के नाम का ऐलान कर दिया है। साथ ही शिंदे गुट के साथ गठबंधन पर मुहर लग चुकी है। उप महापौर का पद शिवसेना शिंदे के खाते में जाना तय है। डिप्टी सीएम शिंदे ने कॉर्पोरेटर संजय गाड़ी को टिकट दिया है और शिवसेना ने यह भी साफ किया है कि यह पद 1.5 साल के लिए होगा। संख्या बल को देखते हुए महायुति की जीत पक्की मानी जा रही है। कुल 227 सीटों में बीजेपी 89 सीट जीती थी। शिवसेना शिंदे के पास 29 पार्षद मौजूद हैं, यानी साफ तौर पर बीजेपी शिवसेना के पास 114 के बहुमत से ज्यादा सीटें हैं। रितु तावड़े ने बीएमसी मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। उनकी पहचान बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में होती है। वो 3 बार अलग अलग वार्डों से चुनाव भी जीत चुकी हैं। इससे पहले वो बीएमसी एजुकेशन कमेटी की चेयर पर्सन रह चुकी हैं और वो पहले कांग्रेस में थी और उन्होंने 2012 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था, मतलब कमल थाम लिया था। नामांकन दाखिल दिया है कर दिया है और 11 फरवरी को मुंबई बीएमसी मेयर का चुनाव होगा। सब कुछ तस्वीर साफ। लेकिन बीएमसी मेयर पद के लिए बीजेपी की उम्मीदवार रितु तावड़े क्या रही हैं, आइए सुनते हैं। हम तो हमारा भगवा लेके आएंगे और भगवा लेके ही रहेंगे, लेकिन वो चाहते थे कि खान पठान, क्योंकि उनके अगर इलेक्शन में आपने देखा तो हरे झंडे लहराते हुए आपने देखे थे। हमारे पूरे इलेक्शन के कैंपेन में सिर्फ जय श्री राम और भगवा झंडा। हम हमेशा बोलते हैं मुंबई माझी लाडकी, और अब एक लाडकी बहन नेतृत्व करेगी तो रितु तावड़े जी को अभिनंदन। और एक लाडका भाव जो हमारे संजय गाड़ी हैं शिवसेना के, एक सक्रिय ऑन ग्राउंड नेता, दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी रहेगी क्योंकि एक लाडकी बहन और एक लाडका भाव देखेंगे कि मुंबई में सिर्फ प्रगति और तरक्की हो। दूसरी बार वो यहाँ पर चुन के आई है और मराठी है, हिंदू है, और हमने जिस प्रकार से कहा था कि मुंबई का महापौर हिंदू होगा, मुंबई का महापौर ये मराठी होगा,
उसी के अनुसार आज एक मातृशक्ति मुंबई महानगर पालिका का नेतृत्व करने जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर में पाकिस्तान मुर्दाबाद की। क्यों कश्मीर से शहबाज मुनीर को आईना दिखाया जा रहा है, लेकिन क्यों सवाल, इसका कनेक्शन आपको दिखाने जा रहा हूं तस्वीरों के जरिए। कश्मीर में पाकिस्तान मुर्दाबाद। अब समझिए, उधर पाकिस्तान में धमाका हुआ और इधर हिंदुस्तान में नारे लगने लगे। जरा देखिए, कश्मीर में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं, घाटी गूंज गई। ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर आप बहुत पहले, कुछ साल पहले, थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जा रहे हैं आपको कुछ सेकंड्स के लिए। याद करिए जरा कि उस कश्मीर में हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगते थे, लेकिन एकदम बिल्कुल टोटल सीन चेंज हो चुका है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे, ये बड़ी बात है। अब ये तस्वीर देखिए जरा, पाक विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि जो शहबाज शरीफ कल तक कश्मीर को अपना बताने की डिंगे हाँक रहे थे, उन्हें कश्मीर ने जवाब दे दिया। तस्वीरें बांदीपुरा की हैं, जम्मू कश्मीर जाको पर हैं और विरोध कर रहे हैं पाकिस्तानियों के। देखिए, तो किसी ने सोचा था कि कश्मीर में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगेंगे? लग रहे हैं, ये हकीकत है। सुन रहे हैं आप, लोगों में इतना गुस्सा है, भारी आक्रोश है आतंकिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि आतंकियों को पालने वाले मुल्क में ही बड़ा आतंकी हमला हो गया। देखिए, अब आपको एआई वीडियो हम दिखाएंगे, कैसे कल मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था, धमाका हुआ था, चिथड़े उड़ गए। और ये जोरदार धमाका हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे जख्मी हुए। उसके बाद से जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मुसलमानों को बचाइए। देखिए, धमाके के खिलाफ कश्मीर में कई हिस्सों में प्रदर्शन हुआ है, जोरदार भारी विरोध प्रदर्शन। बांदीपोरा और बारामूला में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। कश्मीरियों ने मोदी से शिया समुदाय को बचाने की अपील की है। कहा, पाकिस्तान में शिया मुसलमानों के लिए कुछ करिए। पीओके में भी शहबाज मुनीर के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। पीओके के मुसलमानों ने भी पाकिस्तान मुर्दाबाद की नारेबाजी की है जमकर। पाकिस्तान के विरोध की वजह है शिया समुदाय को टारगेट करना पाकिस्तान में, क्योंकि इस्लामाबाद में शिया समुदाय की मस्जिद में ब्लास्ट किया गया, बहुत सारे लोग मारे गए, जिसमें दावे के मुताबिक 69 लोगों की मौत हुई और 170 के आसपास घायल हुए। स्थानीय लोग और चश्मदीदों के मुताबिक करीब 150 मौतों का दावा किया जा रहा है, 150 लोग मारे गए। साथ ही इस्लामाबाद प्रशासन पर संख्या कम बताने का आरोप भी लगाया जा रहा है कि छुपाया जा रहा है आंकड़े को। इस बीच मस्जिद में आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है, इस्लामिक स्टेट ने। आईएसआईएस से जुड़ी न्यूज एजेंसी अमाक ने रिपोर्ट में यह दावा किया है। कहा है कि पाकिस्तान में मौजूद आईएसआईएस के गुट ने हमला कराया है। एक पोस्ट में नकाबपोश हमलावर भी तस्वीर भी जारी की गई है। इस्लामिक स्टेट खूंखार आतंकी संगठन है जो पाकिस्तान में भी सक्रिय है। इस्लामाबाद में जो इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक स्टेट के लड़ाके ने मस्जिद में घुसकर खुद को उड़ा लिया था, सुसाइड बॉम्बर जिसे कहते हैं, आत्मघाती हमला। एक पाकिस्तानी पहचान पत्र मिला है जो हमलावर का ही बताया जा रहा है। दावा है कि हमलावर का नाम यासिर खान है, जो पेशावर का रहने वाला है, यानी पाकिस्तानी है। इस मामले में इस्लामाबाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 भाई और 1 महिला शामिल हैं, जिनका हमले से कनेक्शन बताया जा रहा है। मतलब पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है, खुद भी फट जाते हैं और लोगों को उड़ा देते हैं, यही सब चीजें होती हैं। और देखिए, पाकिस्तान पर ही दहशतगर्द पालने का दावा उनके ही लोग कर रहे हैं, हमने सुनवाया भी। लेकिन पाकिस्तानी रक्षा मंत्री भारत पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भारत ने 2 टूक जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है? पाकिस्तान के आरोप पर भारत ने कैसा जवाब दिया है आपको बता देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने क्या आरोप लगाए और भारत ने कैसे करारा जवाब दिया। भारत पर ठीकरा फोड़ने की पाकिस्तान की पुरानी फितरत है, आदत है कह लीजिए। पाकिस्तान अपनी नाकामियों के लिए भारत को हमेशा जिम्मेदार बताता है, और ये इस्लामाबाद आत्मघाती हमले के बाद भी पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने इस हमले के पीछे भारत और अफगानिस्तान का हाथ बताया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का हमले पर बयान सामने आया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमलावर अफगानिस्तान से आया था। कहा कि अफगान की तालिबान सरकार आतंकवादियों को पनाह दे रही है। ख्वाजा ने बिना सबूतों के दावा कर दिया कि उन्हें भारत का समर्थन है। कहा, अब बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान पूरी ताकत से जवाब देगा। पाकिस्तान के खुद को बचाने वाली थ्योरी को भारत ने खारिज कर दिया और भारत सरकार ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है, 2 टूक, भारत का हाथ होने का दावा निराधार है।
यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान इन मुद्दों का हल ढूंढने के बजाय दूसरों को अपनी परेशानियों के लिए दोषी ठहरा रहा है, जबकि ऐसा करके पाकिस्तान खुद को ही धोखा दे रहा है। पाकिस्तान के अंदर से भी ऐसी आवाजें उठ रही हैं जो हमले के लिए शहबाज मुनीर को जिम्मेदार बता रही हैं। पाकिस्तान के पूर्व सांसद हाफिज हमदुल्ला ने भी पोल खोली है, कहा कि हमलावर अफगानी था तो वो ईरान चीन क्यों नहीं गया। लोग भी कह रहे हैं कि सरकार सेना लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, ध्यान भटकाया जा रहा है। सुना आपने? देखिए, पाकिस्तान और आतंकवाद साथ साथ चलते हैं, लेकिन दूसरों को टारगेट करने के चक्कर में पाकिस्तानी आतंकी अब अपने ही मुल्क के मुसलमानों को मारने लगे हैं। आंकड़ों के जरिए बताता हूं कि पाकिस्तान में शिया मुसलमान टारगेट पर क्यों हैं। दरअसल पाकिस्तान में शिया मुस्लिमों पर हमले का खूनी इतिहास रहा है, पुराना है। 20 साल में सांप्रदायिक हिंसा में करीब 4000 शिया मारे गए हैं। यह दावा सेंटर फॉर स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट की रिपोर्ट में हुआ है, जिसके मुताबिक 20 साल में ही पाकिस्तान में 4000 शिया मार दिए गए हैं। शिया मुस्लिमों पर जानलेवा हमले उसी पाकिस्तान में हो रहे हैं जिसके संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना खुद शिया मुसलमान थे। पाकिस्तान की कुल 24 करोड़ की आबादी में करीब 4 करोड़ शिया हैं, लेकिन पाकिस्तान में शियाओं के खिलाफ हिंसा 1980 के दशक से शुरू हुई, जब पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक की तानाशाही चल रही थी। जियाउल हक ने पाकिस्तान में इस्लामीकरण की नीतियां लागू की थी और इस्लामीकरण की ये नीतियां सुन्नी इस्लाम की व्याख्या पर आधारित थी, यानी तभी से पाकिस्तान में शिया मुस्लिमों से भेदभाव शुरू हो गया। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल पर जारी आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में 25 साल में शिया मुस्लिमों पर 378 से ज्यादा अटैक हुए, हमले हुए। इन घटनाओं में 1813 लोगों की जान गई, मतलब मार दिए गए, हत्या, और 2422 लोग जख्मी हुए। शियाओं पर हमले के सबसे ज्यादा 83 मामले 2012 में रिकॉर्ड किए गए। 2012 में इन हमलों में 263 की मौत हुई और 175 लोग घायल हुए। 2013 में शियाओं के खिलाफ हिंसा में 445 मौत और 657 लोग जख्मी हुए। उधर पाकिस्तानी बम बरसा रहे हैं तो हिंदुस्तानी तिरंगा लहरा रहे हैं। चलिए, पाकिस्तान की बात हो गई, अब जरा आगे बढ़ते हैं और हिंदुस्तान की खबर आप सभी तक पहुंचाते हैं, क्योंकि युवा सितारों का कमाल और अब मालामाल। देखिए जरा, अब आपको बता देते हैं कि भारत के अंडर 19 टीम के कमाल की पूरी बात जो हो रही है, पूरी दुनिया में भारत फिर से चैंपियन बन गया है और चर्चा है। वैभव सूर्यवंशी और उनकी टीम की कप के साथ तस्वीरें हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा कर रही हैं, तो पाकिस्तान इन तस्वीरों को देखकर जला भुना जा रहा है। तो भोजपुरियन के कमाल बा धमाल बा भैया, सुन ले लो डांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत के युवा क्रिकेटर्स पर पैसों की बारिश हो रही है। जिस अंडर 19 टीम ने छठी बार विश्व कप जीता है, उस चैंपियन टीम पर बीसीसीआई ने इनामों की बरसात कर दी है। युवा टीम को 7.5 करोड़ रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ और चयन समिति ये पैसे आपस में बांटेंगे, मतलब उनको जाएगा ये, यानी चैंपियन टीम के हर खिलाड़ी को 60 से 70 लाख रुपए मिलेंगे। भारत के युवा सितारों पर पैसों की बारिश देखकर पाकिस्तानी हैरान है। पाकिस्तानी कह रहे हैं, हमारे यहां खिलाड़ियों को सैलरी नहीं मिल रही और भारत के छोटे क्रिकेटर्स पर पैसे बरस रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चर्चा वैभव सूर्यवंशी की है। वैभव ने फाइनल में 80 गेंदों में 175 रनों की तूफानी पारी खेल दी। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि 14 साल में ही वैभव बड़ा हीरो बन चुका है। हमने तो कभी इतने छोटे क्रिकेटर को ऐसी तबाही मचाते नहीं देखा। मात्र 14 साल में वैभव क्रिकेट से करोड़पति भी बन चुके हैं। वैभव की कुल संपत्ति करीब अभी 4 करोड़ से ज्यादा हो गई है। पहली बार चर्चा में तब आए जब आईपीएल में राजस्थान की ओर से खेले वैभव। 2025 में मात्र 35 गेंदों में वैभव ने शतक बना दिया था और सीएम नीतीश कुमार ने 10 लाख रुपए का तब इनाम दिया था वैभव को। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के चलते उन्हें 2 लग्जरी कार भी मिली हैं। करीब 1 करोड़ की मर्सिडीज और 20 लाख रुपए की टाटा कर्व कार उनको इनाम में मिली थी। लेकिन इन दोनों आलीशान कार को वैभव चला नहीं सकते, क्योंकि वो 14 साल के हैं, नाबालिग, और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना है, 18 साल में ही बनता है। वो सिर्फ बल्ला चलाते हैं और बना देते हैं बड़े बड़े रिकॉर्ड। टीम को चैंपियन बनाने के बाद उन पर अब और पैसे बरसेंगे, ये तय है। बिहार सरकार, आईपीएल की राजस्थान टीम उन्हें बड़ा इनाम दे सकती है। विज्ञापन कंपनियां भी वैभव पर पैसों की बरसात कर सकती हैं। चलिए, और इसी के साथ भारत की बात बताता हूं मैं। मेरे साथ इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को आप दीजिए इजाजत, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं। जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए आप एनडीटीवी इंडिया। आप सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार और आभार।